नमस्कार। आज हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत द्विवेदी युग की। भारतेंदु युग यदि आधुनिक हिंदी कविता का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण। इस प्रांगण में उन प्रवृत्तियों को पल्लवित एवं पुष्पित होने का अवसर प्राप्त हुआ जिनका उद्भव भारतेंदु युग में हो चुका था। भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग, देशभक्ति, स्वतंत्रता एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए, द्विवेदी युग में वे विकसित होकर सामने आए। इस युग की समय सीमा सन 1900 से लेकर 1918 तक मानी जाती है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महिमामय एवं गौरवपूर्ण व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। अपने विराट व्यक्तित्व से द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा की दशा व दिशा दोनों में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। सन 1903 में सरस्वती के संपादन का दायित्व संभालने के बाद इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने कवियों को प्रेरित किया तथा उन्हें नायिका भेद व श्रृंगार के स्थान पर विविध विषयों तथा वर्तमान संदर्भों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी जी ने कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है, सभी से उपदेश मिल सकता है तथा सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। द्विवेदी जी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य को अनेक महान कवि प्राप्त हुए। द्विवेदी जी को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के गुरु होने का गौरव प्राप्त है। द्विवेदी युग से पूर्व भारतेंदु युग में गद्य तथा पद्य दोनों की भाषा अलग अलग थी। यद्यपि गद्य की भाषा उस समय खड़ी बोली थी, किंतु पद्य की भाषा उस समय उससे पूर्व के युग रीतिकाल की ब्रज भाषा ही बनी रही। द्विवेदी जी ने इस ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का आह्वान किया तथा उनके अथक प्रयास से खड़ी बोली गद्य तथा पद्य दोनों की भाषा बनी। द्विवेदी जी ने न केवल भाषा का संस्कार कर खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने पर बल दिया, बल्कि उन्होंने व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के सम्यक प्रयोग आदि में भी कठोर परिश्रम किया और भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी के इस योगदान का उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। एक सर्जक के रूप में द्विवेदी जी का योगदान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु फिर भी एक विचारक, एक मार्गदर्शक एवं एक नियामक के रूप में हिंदी साहित्य में उनका महत्व सदैव अक्षुण्ण बना रहेगा। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की। इस युग के प्रमुख कवियों में नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन, बाल मुकुंद गुप्त आदि को रखा जा सकता है। यदि बात हम करें इस युग की काव्य प्रवृत्तियों की, तो इस युग की काव्य प्रवृत्तियों में प्रमुख प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि सन 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया के सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र ने भारतीय जनता के हृदय में
एक प्रकार से आशा का संचार किया, किंतु कुछ छोटे मोटे सुधारों के अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ तथा ये किए गए सुधार भी वास्तव में अंग्रेजी शासन की कूटनीति का ही एक हिस्सा थे। इन सुधारों का उद्देश्य भी अपने शासन को सरलतापूर्वक चलाना ही था। द्विवेदी युग के कवियों ने अंग्रेजी शासन की इस कुटिलता को समझा तथा इस युग में अंग्रेजी शासन का दमन चक्र भी अब कठोर हो चला था। इस युग में अनेक प्रतिगामी तथा काले कानून पास हुए जिन्होंने भारतीय जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भर दी। यह घृणा तत्कालीन कविता में भी फलीभूत हुई है। भारतेंदु युगीन कवि जहाँ भारत की दुर्दशा पर दुख प्रकट कर रह गया, वहाँ द्विवेदी युगीन कवि ने दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी है तथा आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान का आह्वान भी किया है। नाथूराम शर्मा शंकर ने अपनी कविता में कहा है कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बलिवेदी पर करना होगा। इसी प्रकार से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने भी अपनी कविता में देशभक्ति व राष्ट्रीयता का आह्वान करते हुए कहा है कि जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इन कवियों ने राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति करते हुए एक ओर जहां राष्ट्र की जनता से स्वतंत्रता का आह्वान किया है, वहीं दूसरी ओर इन कवियों ने अपने देश के गौरवपूर्ण अतीत का भव्य अंकन भी किया है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के भव्य चित्र अंकित किए हैं और उन्होंने लिखा है, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। राष्ट्र प्रेम की यह भावना एक प्रकार से तत्कालीन विदेशी शासन के प्रति स्वाधीनता की घोषणा ही थी। गुप्त जी ने मातृभूमि में ही प्रभु के दर्शन किए हैं और वे कहते हैं, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार से इन कवियों ने अपने राष्ट्र की महान गौरवमयी परंपरा का वर्णन करते हुए स्वाधीनता का आह्वान भी किया है। इस युग की कविता की दूसरी प्रमुख विशेषता है सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। इस युग के कवियों ने छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति आदि सभी सामाजिक दुर्दशाओं का चित्रण किया है और इस युग की कविता में समाज के विभिन्न वर्गों की दयनीय स्थिति का अंकन स्थान स्थान पर दिखाई देता है। समाज में किसान व निर्धन वर्ग की दुर्दशा का चित्रण गुप्त जी की किसान, सियाराम शरण गुप्त की अनाथ तथा गया प्रसाद शुक्ल की कृषक क्रंदन आदि कविताओं में प्रभावी रूप से चित्रण हुआ है। नाथूराम शर्मा शंकरकृत गर्भरंडा रहस्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। नारी की दुर्दशा का चित्रण इस युग के कवियों ने किया है तथा मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार से सामाजिक दुर्दशा का व्यापक चित्रण इस युग की कविता में मिलता है। इस युग की कविता की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है नीति और आदर्श। इस युग के कवियों ने आदर्शवाद और नीति का भी अपनी कविता में अंकन किया है। इन कवियों ने इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा अपनी कल्पना के द्वारा अत्यंत उज्जवल कथाएं लिखकर आदर्श चरित्रों की सृष्टि की है।
हरिओदकृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। कुसंग के विषय में पंडित रामचरित उपाध्याय के विचार हम निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं। वे कहते हैं, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है, सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है, जिस पे में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह कविता नीति और आदर्श का भी व्यापक चित्रण करती है। इस युग की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। इस युग की कविता में प्रकृति का भी चित्रण हुआ है। श्रीधर पाठक ने प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। इसके अलावा हरिओद की कविता में भी प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण दिखाई देता है। हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में प्रकृति का चित्रण करते हुए लिखा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन कवियों ने प्रकृति का अत्यंत सुंदर रूप में चित्रण किया है। इन कवियों के अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, गिरिधर शर्मा आदि के काव्य में भी प्रकृति का अत्यंत मनमोहक चित्रण मिलता है। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण में रीतिकालीन ऋतु वर्णन के समान निर्जीव एवं परंपरा पालन मात्र के लिए ही प्रकृति चित्रण नहीं किया है, बल्कि इनके प्रकृति चित्रण में यथार्थता एवं ताजगी के दर्शन होते हैं। इस युग की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है विविध काव्य रूपों का प्रयोग। इस युग की कविता में प्राय सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है। यहाँ महाकाव्य, खंड काव्य तथा अन्य काव्य रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग की कविता में प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि जैसे महाकाव्यों का सृजन हुआ है, तो दूसरी ओर रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, प्रेम पथिक, मौर्य विजय, मिलन तथा गांधी गौरव आदि खंड काव्यों की भी रचना हुई है। मुक्तक रचना में भी इस युग की कविता अग्रणी है तथा प्राय सभी कवि मुक्तक रचना में प्रवृत्त हुए हैं। इस युग की कविता की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है छंद विविधता। इस युग में छंदों में अत्यंत विविधता दिखाई देती है तथा कवियों ने प्राचीन छंदों के साथ साथ दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया आदि जो कि प्राचीन छंद माने जाते हैं, उनके साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों, गीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दुल विक्रीडित, ताटंक आदि का भी अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। यदि हम इस युग की काव्य भाषा की बात करें तो इस युग की काव्य भाषा खड़ी बोली है। प्रारंभ में कवियों द्वारा ब्रज भाषा में काव्य रचना की गई, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली इस युग की कविता की काव्य भाषा बनी तथा अत्यंत सुंदर काव्य रचना खड़ी बोली में की गई तथा यह आगे चलकर काव्य रचना के लिए सर्वमान्य भाषा बन गई। छायावाद में इस काव्य भाषा का अत्यंत परिष्कार हुआ। हिंदी कविता में द्विवेदी युग के महत्व का अंकन करते हुए हम कह सकते हैं कि इस कविता ने हिंदी साहित्य को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक कर उसे एक नवीन रूप दिया और इस युग की कविता ने गद्य और पद्य दोनों की भाषा को एक किया तथा खड़ी बोली का अत्यंत परिष्कार कर उसे काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया।
द्विवेदी युगीन कविता ने हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। द्विवेदी जी की अत्यंत की महती उपलब्धि है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए महान कवि तैयार किए।